आदाब, मैं हूँ शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सहाफ़त से की, फिर वो फिल्म की तरफ राग़िब हो गए। वहाँ एक लंबे अरसे के गुजारने के बाद वो दोबारा अदब की तरफ लौटे। अदब की तरफ लौटने के बाद उन्होंने जो पहली तसनीफ़ अपनी लाई, उन्होंने उर्दू दुनिया में हलचल मचा दी। वो थी रोशनदान खाकों का मजमू। उसके फ़ौरन बाद लंगर खाना ने भी उसी तरह से अदबी दुनिया में एक हलचल पैदा कर दी। इन दो शाहकार किताबों के बाद जावेद साहब ने अपनी तीसरी तसनीफ़ लाई अफसानों के हवाले से, मुट्ठी भर कहानियाँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जावेद साहब से मुट्ठी भर कहानियाँ पर। नया वक्त रिव्यूज़ में आपका इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया। आप एक लंबे अरसे तक फिल्मों में, बहुत लंबा अरसा आपने फिल्मों में दिया, लेकिन आप इतना वक्त गुजारने के बाद फिर अदब की तरफ लौटे। क्या वजह रही इतना लंबा अरसा, इतना गैप आने की क्या वजह रही? भाई बड़ी सीधी सी बात है, रोजी रोटी। इसलिए कि सहाफत भी इसलिए शुरू की थी कि इसलिए नहीं शुरू की थी कि वो ख़ानदानी पेशा था और बाकायदा भी सहाफ़ी थे, बल्कि इसलिए शुरू की थी कि भाई ज़रूरत थी। और उसके बाद वो उसने पैसे देना शुरू किए तो उसी में लग गए। लेकिन जब मैं सहाफ़ी था तब भी कहानियाँ लिखा करता था। अच्छा। हाँ, कुछ कहानियाँ उस ज़माने में शाये भी हुई थी, कुछ अखबारों में शाये हुई थी, कुछ इनकलाब में काम करता था तो इनकलाब में एक दो कहानियाँ शाये हुई। एक दौरे हयात एक मैगज़ीन निकलता था उसमें, और एक शायर में या किस्मत में था, और कई कहानियाँ। लेकिन ये कि वो ऐसी कहानियाँ नहीं थी कि जिन पर फ़ख्र किया जा सके या जिनके बारे में ये कहा जा सके कि ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक बहुत अहम बात इसमें चुगताई ने मुझसे कही थी। और इसमत आपा एक मरतबा बुरहानी कॉलेज में एक शाम अफसाना मनाई गई थी। उस शाम अफसाना में मैं भी शामिल था, उसमें शानवार खान भी थे और अपने सलाम भाई भी थे, और इसमत उसको सदारत कर रही थी। तो मैंने अपनी कहानी सुनाई थी। तो इसमत आपा ने उस वक्त भी कहा, स्टेज से कहा, और बाद में भी मुझसे कहा कि तुम्हारी ज़बान बहुत अच्छी है। अच्छा। ऐसी रमा दमा ज़बान जो है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, लेकिन जो तुम मैटर चुन रहे हो वो अच्छा नहीं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो मुझे मिली। और मैंने सोचा कि अब अगर मैं कलम उठाऊंगा तो एक चीज़ जो मेरे पास पहले से है, मेरी ज़बान। तो मैं कह रहा था कि जैसा कि मैंने अपने खाकों की किताब रोशनदान के फॉरवर्ड में भी लिखा है कि कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, याद तो मुझको बेहिसाब आए। और होता यही है भाई कि एक वक्त आता है जब आदमी पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता है, जैसे वो लोग याद आते हैं, वो खूबसूरत लोग जो उसको मिले, वो हसीन बातें जो उसने सुनी, वो मंज़र जो अभी तक जिंदा है उसकी आँखों में, वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इनको लिख लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो जो गालिब का शेर है ना, याद थी हमको भी रंगा रंग पर माराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियाँ हो गई। तो ताके निसियाँ पे नक्शो निगार सजाने से बेहतर है कि आपको जो कुछ याद है उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको डॉक्यूमेंट करें। तो ये जो आदमी अपने अंदर जो फील करता है सबसे पहले वही लिखता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे तो मुनीरा बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि शुरू में लोग जो हैं आमतौर पर वो बायोग्राफिकल नावल लिखते हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि बायोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आपका अपना हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी याद का, आपके जहन का, आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा है।
तो मेरे साथ यही हुआ कि भाई मैं उन लोगों को याद कर रहा था जिनको मैंने देखा। तो सबसे पहला मैंने खाका लिखा था बड़े पापा, और बड़े पापा 1910 में, सॉरी 2010 में लिखा था। और मैंने अपने अजीज दोस्त जुबैर रिजवी को भेजा ज़हन जदीद के लिए। तो उसका ऐसा ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ, और जुबैर ने तो खैर तारीफ की ही की, लेकिन ये कि इतने सारे ख़त दूसरे लोगों से कि साहब ये तहजीब, ये जो हिंदू मुसलमानों की दोस्ती और उनके रिलेशंस और ये और वो, अच्छा मेरे लिए वो लिखना इतना ज़्यादा आसान था कि मतलब कोई मुश्किल ही नहीं हुई, इसलिए कि मेरा पूरा बचपन उस घर में। बिल्कुल। तो मुझे, मैं ईमानदारी की बात यह है कि जितने मैंने खाके लिखे हैं वो खाके नहीं, वो मेरे मेमोयर्स हैं, वो मेरी याददाश्त है, वो जो मैंने लिखी। क्योंकि मैंने उसमें न तो ये सोचा है कि साहब इनकी लफ्जियत क्या होनी चाहिए, न ये सोचा है कि साहब इसमें इसको सजावट क्या इनकी होनी चाहिए, न ज़ेब दास्तां के लिए कुछ बढ़ाने की कोशिश की है। और जो बिला कमो कास्त मैंने वो लिखी, हालांकि उस पर बहुत सारे लोगों को इतराज़ हुए। निदा फाजली से मेरा बाकायदा झगड़ा हुआ इस बात के ऊपर, क्योंकि निदा ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि वो मैंने आपकी किताब रोशनदान पढ़ी है, और मैंने कहा कैसी लगी? कहने लगे थे बहुत बुरे खाके। उनके आपको क्या बुरा लगा उसमें? तो कहने लगे आपने तो हर आदमी को फरिश्ता बना दिया, और फरिश्ते तो होते नहीं। तो मैंने कहा देखिए ये बात तो नज़र की है, अगर मुझे उस लोगों में फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं तो वो मेरी नज़र की वजह से। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें दूसरों की शख्सियतों में शैतान दिखाई देते होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं दिखाई दी। और दूसरी बात, अगर आपका इशारा ये है कि साहब मैंने उनकी ज़ाती ज़िंदगियों पर क्यों नहीं बात की, और तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के बेडरूम में झांकूं और बताऊं कि वो किसके साथ सो रहा है। ये बहुत घटिया बात है, बहुत, क्योंकि पर्सनल लाइफ आपके जो खाके हम जो अफसाने हमने पढ़े हैं इस दौरान, तो जैसे इसमें आपा ने कहा था कि इसमें मवाद, आपके पास ज़ुबान तो बहुत अच्छी है और मवाद में कहीं मामला गड़बड़ है। तो अब जब हम अफसाने पढ़ते हैं तो ये तो बिल्कुल लगता है कि आपने उसमें वो मसाला ज़रूर ले आए हैं, जो तो मौज़ूआती तन्नुव तो हमें आपके अफसानों में मिलता है, लेकिन ये बात भी एहसास होता है कि ये खाका निगार के कलम से लिखे हुए अफसाने हैं। क्या ये ऐसा आपको महसूस? जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी बहुत सी कहानियों में आपको जो किरदार हैं उन पर शक होता है कि शायद ये किसी का खाका है जो मैंने नाम बदल के और बैकड्रॉप बदल के लिख दिए हैं, और मुझे उसमें कोई कहते हुए शर्म नहीं आती कि शायद वो हैं। इसलिए कि जो कहानियाँ मेरी हैं उनमें से 80-90% ऐसी हैं जो जिंदा किरदारों पर हैं, जो उनमें से कुछ हैं आज भी, कुछ नहीं हैं। और मिसाल के तौर पर ये कि मेरी पहली कहानी, मेरी मजमूए की पहली कहानी चाहने वाले मेरे रिश्ते की फूफी की कहानी, जो मेरे सामने ये वो थी, और उनकी ये कहानी जाहिर इस तरह मेरे सामने नहीं आई क्योंकि मेरे उनकी में उम्रों का फर्क था, लेकिन ये कि धीरे धीरे ये कहानी दूसरों की ज़बानी चलते पहुंची कि ये है क्या, ये रिश्ता क्या है इनका। और जब मुझे पता चला तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये ऐसा भी होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मैंने उसको लिखा। अब उसमें मेरा अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो कैरेक्टर है जो उसकी रावी है, वो रसूलत औरत जो उसकी दोस्त है, जो उसका एक कॉन्शियस कीपर है। क्योंकि आप इस कहानी को, जिसके रिलेशंस इतने डेलिकेट हैं, उनको आप
किसी भी दूसरे रावी से कहलवाइए, औरत की अपनी ज़बान से कहलवाइए, मर्द की अपनी ज़बान से कहलवाइए, वो स्टैंडर्ड आ नहीं आ पाएगा, वो बात नहीं आ पाएगी जो एक बाय स्टैंडर्ड, एक साइड में खड़ा हुआ आदमी, विंग में खड़ा हुआ आदमी जो है वो देख रहा है। तो इसके लिए मैंने वो कैरेक्टर क्रिएट किया। बाकी कहानी बिल्कुल असली है। जैसे शब है, शब अगर आप और से देखें तो शब मुझे क्यों पसंद है, वो कोई लड़की है, मैं जानता हूँ उस लड़की को, लेकिन उस कैरेक्टर का जो एक तेवर था कि उसने अपने लवर को सजा नहीं दी और उसकी जिंदगी से चली गई, और जब बाद में मिलती है तो कहती है इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि किसी भी आदमी को पछताने का पूरा मौका दिया जाए। तो ये हर कहानी में आपको एक बात ऐसी आपको मेरी कहानी में मिलेगी कि या तो कैरेक्टर अनोखा है या कोई बात बहुत अलग हट के कही जा रही है, वरना ये कि मुझे सीधी सीधी कहानियाँ जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है कि भाई आप मैंने बहुत सारे कहानियाँ पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, जिसमें कहानीकार जो है वो कहानी कहते कहते कहीं और पहुंच जाता है, वो फलसफा झाड़ने लगता है, साइकोलॉजी में चला जाता है, लोगों की नफ्सियात की गुत्थियां सुलझाने लगता है, पता नहीं क्या क्या करने लगता है, और फिर उसके बाद वो उसे याद आता है कि अरे कहानी कहनी है, और फिर वापस आता है कहानी। मुझे वो नहीं पसंद। और शायद वो जो थोड़ी देर पहले मेरे अजीज दोस्त असीम परवेज कह रहे थे कि वो जर्नलिज्म का जो एक वो है, जर्नलिज्म की जो रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टिंग की सबसे खास बात ये होती है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से वही कहेंगे जो हुआ। बात सिर्फ जर्नलिज्म की नहीं है, मैं जब आपकी कहानियां पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी एहसास होता है। तो ये जो आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मतलब इनसे छनता है, इन तहरीरों से। हर लफ्ज़ के पीछे जो वो यूं ही रवा रवई में लिखे हुए लफ्ज़ नहीं है, उनके पीछे जो आपका जो एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपका सहाफ़त का एक्सपीरियंस है, मुकालमा निगारी का एक्सपीरियंस है, फिल्मों में मुकालमे लिखते हुए किस तरीके से एक बड़ी बात को एक लाइन में समो देना है, वो कहीं ना कहीं आर्ट जो है इस आपकी मुकालमा निगारी में नजर आता है। इसके अलावा काफ़ी फोटोग्राफी दिखाई देती है, बहुत कम लफ्ज़ों में जो है, वरना अक्सर हमारे यहाँ पे देखें हम अफसाना निगार 4 सफ़े तक जो है ना वो मंजर निगारी करते हैं तो खुद हांफने लग जाता है और कारी हांफने लग जाता है। लेकिन ये आपका काफ़ी कमाल है कि काफ़ी एक तो बातिनी कश्मकश है, आदमी की दाखिली कश्मकश है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप डिफाइन करते हैं और बहुत कम लफ्ज़ों में। ये काफ़ी एक खूबी है, और मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट आपकी जो है उस फिल्म से जो आपका ताल्लुक है, सिनेमा से जो आपका ताल्लुक है, वो कहीं ना कहीं जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसा पारखी जो है वो कैसे इस बात पे उंगली न रखे। देखिए डायलॉग मेरे ख्याल से इतनी सारी मतलब 100 के करीब फिल्में लिखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि डायलॉग वही अच्छा होता है जो शार्प और शॉर्ट, क्योंकि बर्छी भी इतनी सी होती है जो जाके चुभती है, वो पूरा तीर जाके नहीं घुसता। तो वो चीज अगर आपके अंदर आ जाती है, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद आ जाती है, इसके लिए थोड़ी सी रियाजत करनी पड़ती है कि अल्लाह ने लफ्ज़ तो बहुत दिए, लफ्ज़ों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लफ्ज़ों की कमी आपके पास भी नहीं है, लेकिन ये कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ किस तरीके से कैसे बैठ जाएगा, ये थोड़ा सा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हालांकि इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कलम बर्दाश्ता लिखना शुरू कर देता हूँ, और जब एडिट करने के लिए बैठता हूँ तो एक लफ्ज़ इधर से उधर से, जैसे लफ्ज़ मैं रिपीट नहीं करता। मुझे बड़ी वहशत होती है कि अगर एक लफ्ज़ जो है वो एक जुमले में या एक पैराग्राफ में 2 बार या 3 बार आ जाए, वो मुझे क्योंकि हमारे पास लफ्ज़ों की कमी नहीं है, हम उसकी मुतारादात जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो एक चीज ये जो ये डायलॉग के बारे में रह गई, माहौल साजी, मंजर कशी, ये बेशक ये फिल्म से है। और शायद इसकी वजह एक और भी है कि मेरी मेमोरी अभी तक इस उम्र में आने तक भी काफ़ी अच्छी है और मैं चीज़ों को उनके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देख सकता हूँ। मतलब जब मैं कोई तसव्वुर करता हूँ तो वो तसव्वुर मुझे पूरा दिखाई देता है, मतलब इन कलर्स, पूरी डिटेल के साथ, कि उसमें अगर कोई इधर छोटी सी चीज़ भी अगर है तो वो मुझे दिखाई देती है। तो फिर अगर आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है तो उसे लिख लेना कौन सी बड़ी। आज हमारे साथ मुनीरा सूटी साहबा भी शामिल हैं इस महफिल में। मुनीरा सूटी साहबा वैसे तो मुतरजिम भी है और अफसाने भी लिख रही हैं। अभी उनका हाल ही में बहुत जल्द एक नया मजमूआ आने वाला है। मुनीरा साहबा, आप खुद अफसाने लिखती हैं, आप भी एक अपनी रिवायती ज़बान इस्तेमाल करती है अपना अफसाना। जावेद साहब ने उसका उस ज़बान का मैं कहता हूँ एक तरह से रिवाइवल किया, पहले खाकों में फिर अफसानों में उस असलूब को लाया जो शायद कहीं खो गया था, गुम हो गया था। अब आप कैसे देखते हैं इनके अफसानों को, उनके असलूब अफसानों में इस्तेमाल? जी, जावेद साहब की कहानियों में जो सबसे उम्दा खूबी मुझे नज़र आई वो उनकी खूबसूरत ज़ुबान, बड़ी रवां दवां और जिंदा ज़ुबान। यानी अफसाना बहती नदी की तरह कहानी बहती जाए और हमें बहाव के साथ साथ दाएं बाएं आगे पीछे के मंजर दिखाती जाए, ऐसी होनी चाहिए। वो कहीं सुस्त रफ्तार हो या रुक जाए या सुकर जाए, सिमट जाए, ऐसी नहीं। तो ये जिंदगी नजर आती है जो दिलचस्पी को कायम रखती है। दूसरे वो जो किरदार चुनते हैं, जो कहानी के उनके किरदार हैं, वो सारे बड़े ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज़्यादातर उनके किरदार वही ज़मीन से जुड़े हुए, जो मुतवस्सित तबके के या लोअर मिडिल क्लास के, और उनकी इतनी अच्छी तस्वीर कशी करते हैं वो, उनकी नफ्सियात, उनकी ज़िंदगी, उनकी मुश्किलें और उनकी सोच और जज्बात। तो मैं कभी कभार सोचा करती थी कि जावेद साहब के बारे में पढ़ा था कि वो ज़मींदार घराने से जी। और मैं सोचती थी कि क्या ये किसानों से बहुत बातें करते थे अपने, उनके यकीनन उनका जो घराना रहा होगा उसमें मुलाजमीन होंगे और औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे, तो ये उन्होंने इनको पाला होगा और उसके करीब रहे होंगे। इन्होंने कितना मुशाहिदा किया है, मुशाहिदा करते करते बड़े। और फिर पता था कि वो फिल्म डायलॉग्स लिखे और बहुत शानदार फिल्में लिखी उन्होंने। और सहाफ़त का तो मुझे कम इल्म है। सरफराज साहब ने एक मजमून पढ़ा था इनके बारे में, तो ज़रा मेरा तो बहरहाल ये कहानी ज़मीन से जुड़ी हुई, सच बोलती हुई कहानियाँ हैं। ये जैसे मुनीरा ने कहा कि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लगता है जावेद साहब ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसानों के बीच में रहे। तो क्या ऐसी कोई बात रही है कि आप उनके बहुत करीब रहे हैं अपने हवेली की, जब आप रहा करते थे रामपुर में? देखिए, वो तो कुदरती चीज़ है। जाहिर है कि एक जागीरदार घराने में पैदा होने वाला आदमी जो है उसके पास नौकरों की रेल पेल होगी, लोग होंगे, ये होगा सब। लेकिन मुशाहिदा एक अलग चीज़ होता है। मुशाहिदा ये नहीं होता कि मेरा नौकर जो है वो क्या है, लेकिन कि मैं उसको अगर मैं गौर से देखूँ और उसकी साइकी समझने की कोशिश करूँ और उसकी पूरी जो शख्सियत है उसको समझने की कोशिश करूँ, वो मुशाहिदा। और जब तक आप वो मुशाहिदा नहीं करेंगे वो आपके कलम से निकल नहीं। और एक बात और भी है, मुझे लगता है कि तरक्की पसंद तहरीक और इब्दा से जो है एक गहरा ताल्लुक रहा है जावेद साहब का। तो इस वजह से भी जो है ना गरीबों से और मजदूरों से जो है ना फर्स्ट हैंड जो है एक एक्सपीरियंस उनके साथ में उनका एक डायलॉग रहा है। तो उसकी भी परछाई और उसका भी जो असर है वो कहीं ना कहीं तहरीर में आता है। बहुत उम्दा बात कही आपने, बहुत उम्दा बात कही कि तरक्की पसंद तहरीक ने, हालांकि जब मैं तहरीक से जुड़ा तो वो तकरीबन ख़त्म हो रही थी, इब्टा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन इस तहरीक ने और इस तहरीक के लोगों ने जो उस वक्त थे जिनसे
मैं संपर्क में आया, ताल्लुक मेरा बना। कौन सा साल था ये? मतलब 68 से 68 से आज तक जिन लोगों से मेरा ताल्लुक रहा है उनमें कैफी साहब थे, शौकत आपा थी, इस्मत आपा थी, सुल्ताना जाफरी थी, आइनी आपा यहाँ थी, अपने जाफरी साहब थे, अबरार अलवी थे, मजरू साहब। इन लोगों ने और कुछ मुझे दिया हो या न दिया हो, एक चीज दी है, और वो ये दी है कि अगर आप अपने पेडेस्टल से नीचे उतर के लोगों को देखेंगे तो वो आपको सही कदर कामत में दिखाई देगा। बिल्कुल बहुत है।